Welcome back, everybody. Welcome back to Understand UPSC. This is our lecture number 6 in the economy series of completing economy through MCQs. And in this particular lecture, we'll be doing from question number 231 to question number 275. That is 45 questions we'll be looking up at. And we'll be discussing some very important concepts regarding FDI, FPI, bond market, securities market, masala bonds, IBC, etc. etc. सो प्लीज़ पे अटेंशन. FDI तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल उससे एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा. आफ्टर this lecture will be done with 275 out of 550 questions. That means half of the book will be completed. Okay, so by far we have done 5 lectures in this series, which amounts to a total of, I calculated it, 6 hours and 30 minutes. And I'm recording this lecture. This is the 6th lecture and I'm not sure, but 1 घंटे के आसपास में हो जाना चाहिए ये. So then it will be 7 hours 30 minutes. So the 275 questions will be done in somewhere around 7.5 घंटे. Okay, so the rest will be delivered to you in approximately 6 lectures. ठीक है, एक लेक्चर डेली डालने की कोशिश करूँगा, संडे तक कंप्लीट करा दूंगा ये, ऐसा आई एम रियली होपिंग एंड विशिंग. ठीक है, तो मतलब नियरली अगर मैं 45 क्वेश्चंस भी डेली कराऊंगा तो भी आराम से ये संडे तक हो जाएगा. एंड क्योंकि आगे बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें बहुत एक्सप्लेन नहीं करना रहेगा, सो इट विल बी कंप्लीटेड इन 14 आवर्स. आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये पूरी सीरीज़ 14 आवर्स के आसपास में हो जाएगी. ठीक है, तो दिस इज़ द प्लान. लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 231. ओके, सो सबसे पहला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग FDI. फिर 232 पे है, देखिए यहाँ 231 पे FDI है, फिर यहाँ FPI है, फिर दोबारा से FDI वगैरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ तक भी. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड FDI एंड FPI वंस. आता तो आपको हो गई, मैं जस्ट आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कुछ चीज़ें. देखिए, सबसे पहले कुछ डिफरेंसेस समझ लो. देखो, FDI क्या होता है, जब किसी कंपनी में पैसा आता है. FDI FPI दोनों में कंपनी में पैसे आते हैं, यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं. ये डायरेक्ट है और ये पोर्टफोलियो है. ठीक है, ये जनरली कैसे आता है, ये जनरली प्राइमरी मार्केट के थ्रू आता है. ये जनरली कैसे आता है, सेकेंडरी मार्केट के थ्रू आता है, लेकिन प्राइमरी के थ्रू भी आ सकता है. तो ऐसा नहीं है कि ये गलत हो जाएगा. जनरली सेकेंड मार्केट के थ्रू आता है, लेकिन प्राइमरी के थ्रू भी आ सकता है. सिमिलरली इसमें इट जनरली कम्स थ्रू प्राइमरी मार्केट. ठीक है, अगली बात क्या है कि इसमें FDI में क्या होता है, मेजरली जो शेयर्स हैं वो इशू होते हैं, और जो कोई भी बाहर से कंपनी इन्वेस्ट कर रही है वो उन शेयर्स में इन्वेस्ट करती है. तो जब भी कोई कंपनी किसी शेयर में इन्वेस्ट करती है तो क्या क्या होता है, शेयर होल्डिंग हो जाती है उस कंपनी की. राइट, शेयर होल्डिंग का मतलब क्या है, वो उसके इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि अब वो उस कंपनी में क्या खरीद रहे हैं, ओनरशिप खरीद रहे हैं. आगे बात समझ में. यहाँ पे जब आप ओनरशिप खरीदोगे तो यू विल बी इन्वॉल्व इन वॉट, यू विल बी इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट प्रोसेस. ओके, यू विल बी इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट प्रोसेस, इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. आप लॉन्ग टर्म के लिए आते हो यहाँ पे. ठीक है, आप ये चाहोगे कि कंपनी क्या करे, प्रॉफिट मेकिंग करे, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा मिल सके. ये जनरली सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं कि ठीक है, एक स्टील कंपनी है मान लीजिए, या फिर एक आयरन और कंपनी है, कुछ भी ऐसे है, पेट्रोलियम कंपनी है, उसको इंडिया में अगर पैसा डालना है तो वो क्या चाहेगी, अपनी एक्सपर्टीज़ के एरिया में डालना चाहेगी, ताकि वो इस कंपनी को भी अपनी एक्सपर्टीज़ के थ्रू प्रॉफिटेबल बना सके. ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिटेबल बनाओ, पैसा कमाओ. ओके, फिर दूसरी बात क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि ये लॉन्ग टर्म है, तो इसका जनरली एक सर्टेन लॉन्ग टाइम पीरियड होता है जिसमें ये रहती है, तो ये लेस वॉलेटाइल है ना. जनरली ये जल्दी उड़ती नहीं है. समझ में आ गई बात. वहीं साथ साथ में FPI में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जनरली ये कैसे आती है, सेकेंडरी मार्केट के थ्रू आती है. ओके, और इट इज़ जनरली व्हेन कंपनी में पैसा आने की बजाय क्या होता है कि बस ऐसे शेयर्स का लेना देना हो जाता है. तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि ओनर्स के बीच में बस पैसे चेंज हो जाते हैं. जो वो कैपिटल है, जो पैसा आ रहा है, वो कंपनी में, कंपनी के प्रॉफिट के लिए, कंपनी के बेनिफिट के लिए नहीं आता है. तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या टारगेट कर रहे होते हैं FDI में, दे आर टारगेटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी. जबकि यहाँ पे वो क्या टारगेट करते हैं, सिर्फ शेयर को टारगेट करते हैं कि शेयर प्राइसेस को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, फिर शेयर बेचो, अपना प्रॉफिट लो और वापस पहुँच जाओ. तो ये क्या है, ज़्यादा वॉलेटाइल है उसकी कंपेरेटिवली. ठीक है, दोनों के दोनों कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट बनेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं. ओके, ये शॉर्ट टर्म हो गई, ये बात क्लियर है. दिस इज जनरली अ शॉर्ट टर्म. इसका कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं होता है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था. ठीक है, ये कोई सेक्टर स्पेसिफिक भी नहीं होती है, जनरल होती है
है ना, इनका कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा शेयर को ऊपर ले जाने में इनका ज़्यादा ध्यान होता है. सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स अबाउट एफडीआई एंड एफपीआई. ओके, अब और कुछ एक दो चीज़ें समझ लो. जैसे क्या होता है कि एक 10% का रूल होता है. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जैसे एफडीआई, अगर देखो जहाँ पे ये पे क्वेश्चन आएगा भी एक, लेट मी शो यू, ये रहा, देखो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लुक एट इट. अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैन मैक्सिमम इन्वेस्ट 10% इन एन इंडियन कंपनी. ठीक है, तो सपोज करो एक इंडियन कंपनी है, उसके पूरे के पूरे शेयर्स हैं, उसमें 10% शेयर्स ही खरीद सकता है अगर कोई एफपीआई के थ्रू आ रहा है. तो इससे ज़्यादा अगर खरीदेगा तो वो एफडीआई माना जाएगा. ठीक है, क्योंकि इनके रूल्स अलग अलग होते हैं. तो यही यूपीएससी ने दिया भी था कि एक सर्टेन लिमिट के बाद, एक सर्टेन कंडीशंस के अंदर वो एफपीआई माना जाता है, फिर एफडीआई माना जाता है. ठीक है, एंड व्हेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एन इंडियन कंपनी इज मोर देन 10%, इट इज ट्रीटेड एज व्हाट, इट इज ट्रीटेड एज एन एफडीआई. अगर 10% से ज़्यादा है तो वो एफडीआई माना जाएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन हो भी गया हमारा साथ साथ में. ओके, तो एक बार क्वेश्चंस देखते हैं इसके, फिर देखते हैं कुछ और चीज़ें अगर हम इसमें ऐड करनी होगी तो मैं बताऊंगा आपको. ओके, पहला क्वेश्चन है 231. एफडीआई इन्वेस्टमेंट हैपन्स मेनली थ्रू द प्राइमरी मार्केट. तो सही है, स्टेटमेंट में बता ही चुका हूँ. एफडीआई इन्वेस्टमेंट इज अबाउट इक्विटी सिक्योरिटीज. एफडीआई किस में आता है, इक्विटी में आता है, मैंने बताया आपको. एफडीआई इन्वेस्टमेंट कैन हैपन थ्रू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. इनका मतलब क्या होता है समझेंगे आगे. येस, इट कैन हैपन थ्रू. ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं एफडीआई में इन्वेस्ट करने के. कन्वर्टेबल डिबेंचर इज वन ऑफ देम. तो इसका आंसर हो गया डी. एफपीआई के बारे में, एफपीआई इज मेनली इनटू सेकेंडरी मार्केट, ये मैं समझा ही चुका हूँ, सेकेंडरी मार्केट में आता है मेनली. एफपीआई इन्वेस्टमेंट में हैपन थ्रू प्राइमरी मार्केट, ये भी मैंने बताया था आपको, मे हैपन थ्रू, है ना, हो सकती है कि प्राइमरी से आ जाए. दे कैन इन्वेस्ट बोथ इन डेट एंड इक्विटी. हाँ, तो देखो जैसे कि मैं क्या समझा रहा था कि जब एफडीआई आती है तो वो किस चीज़ में आती है, वो इक्विटी में आती है. एफपीआई का क्या सिस्टम है कि वो डेट में भी आ सकती है, इक्विटी में भी आ सकती है. इसका डिफरेंस क्या होता है, इक्विटी में क्या हो जाती है, शेयर होल्डिंग हो जाती है. डेट में क्या है, आप उस कंपनी की सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ऐसा कुछ खरीद लेते हो, ओनरशिप नहीं, है ना. अगर आप इक्विटी खरीद रहे हो तो मतलब आप ओनरशिप खरीद रहे हो. तो एफपीआई में ज़रूरी नहीं है कि आप ओनरशिप खरीदो, आप इक्विटी खरीदो, आप डेट के थ्रू पैसा लेके आओगे तो वो भी एफपीआई में काउंट होगा. एफडीआई में स्पेसिफिकली इक्विटी ही होती है. ओके, क्लियर. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, डी, ऑल ऑफ द अबव. ओके, 233. एफपीआई आर मोर वोलेटाइल देन एफडीआई. ये मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ अभी. एफपीआई बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं. एफडीआई इन्वेस्टर्स कैन ईजिली सेल देयर होल्डिंग्स एंड क्विट द मार्केट. ये किसके बारे में स्टेटमेंट लिखा है ना, एफपीआई के बारे में, तो ये गलत हो गया. एफपीआई इज सेक्टर स्पेसिफिक, ये भी मैंने समझा दिया. एफपीआई जनरल होता है. एफडीआई इज जनरल, एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन जनरल टारगेट द कैपिटल मार्केट. एफडीआई जो है वो कैपिटल मार्केट को टारगेट कर रहा होता है. नहीं, अगेन मैंने आपको क्या समझाया था, एफडीआई जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, वो इस चीज़ के लिए है कि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया जाए. वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि भाई शेयर का पैसा उठाया जाए और फिर बेच के चलो अपना चलते बनो, ऐसा नहीं है. क्लियर. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो वॉट इज द आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस, इट इज ए, वन ओनली. ठीक है, नेक्स्ट ये वाला मैं समझा ही चुका हूँ आपको. 234. अगर 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो वो क्या माना जाता है, ट्रीटेड एज एफडीआई. अगर 10% से कम है, देखो 10% से कम भी एफडीआई हो सकता है, ऐसे इसको याद रखना. देखो इसको भी समझ लो साथ साथ कॉन्सेप्ट को. देखो दो तीन चीज़ें होती हैं. सबसे पहले क्या है कि अगर आप इंडिया में एफपीआई लेके आ रहे हो, ठीक है, तो आप एफपीआई सिर्फ इतना ला सकते हो कि आप कंपनी का मैक्सिमम 10% होल्ड करो. अगर आप इतना एफपीआई लेके आए कि आप कंपनी का 11% होल्ड करने लगे तो ये अपने आप किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, एफडीआई में. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. अब नेक्स्ट देखो, अगर आप इंडिया में एफडीआई लेके आ रहे हो तो आप इंडिया में एफडीआई लेस देन 10% भी ला सकते हो, मोर देन 10% भी ला सकते हो. ठीक है, अब इसमें क्या रूल होता है, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट रूल है वो क्या है कि इंडिया में अगर ये 10% से नीचे का एफडीआई आप लेके आ रहे हो, ये अलाउड है. ठीक है, लेकिन एक साल के अंदर अंदर, ध्यान से सुनना, एक साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर इट शुड बी रेज्ड टू 10%. अगर आप इसको रेज नहीं करते हो तो ये एफपीआई ट्रीट होने लगेगा. क्या समझ में आया. अगर यूपीएससी कहे कि एफडीआई जो है वो 10% से कम पे नहीं आ सकता, नहीं, ऐसा गलत है. आ सकता है, 10% से कम पे भी एफडीआई आ सकता है. 8% मान लो, 8% आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, वो एफडीआई माना जाएगा. ठीक है, ओनली कंडीशन क्या है कि एक साल के अंदर अंदर आपको इसे बढ़ा के 8 से मिनिमम 10 करना पड़ेगा. अगर आपने नहीं किया तो क्या कैसे ट्रीट होगा, एफपीआई के जैसे ट्रीट होगा. ओके, ये बात समझ में आ गई. दूसरी चीज़ क्या है, एक बात हमेशा याद रखो कि अगर आप
एक तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि सपोज करो आप 12% का एफडीआई लेके आए हो, ठीक है, और अब वो डाउन हो गया 8% पे आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये एफपीआई ट्रीट होगा, नहीं। अगर आप एफडीआई यहाँ पे लेके आए हो, इवन इफ इट कम्स डाउन टू 8%, ये एफडीआई ही ट्रीट होगा, चाहे वो 10% की थ्रेशोल्ड के नीचे भी क्यों ना आ जाए। ओके, सो ये दो कंडीशंस आपको बिल्कुल एकदम हमेशा याद रखनी है। ये जो तीन कंडीशंस मैंने बताई, एफपीआई 10% मैक्सिमम, 10 से ऊपर गया तो एफडीआई बन जाएगा। एफडीआई जो है वो इन जनरल ग्रेटर देन 10% आता है, लेकिन लेस देन 10% भी लाया जा सकता है। लेकिन आप लेस देन 10% लाए तो आपके पास एक साल है, एक साल में से बढ़ा के 10% करो, नहीं तो वो एफपीआई ट्रीट हो जाएगा। एंड लास्टली दिस पर्टिकुलर केस कि अगर आप स्टार्टिंग में एफडीआई लेके आए हो एंड इवन इफ इट ड्रॉप्स डाउन टू लेस देन 10%, इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज एफडीआई, इसको एफपीआई नहीं बोला जाएगा। समझ में आ गई ये तीनों चीज़ें? ओके, चलें आगे। सो 233, 234, 235, consider the following statements regarding FDI. FDI is mostly in non-debt instruments, and if an earlier FDI investment of more than 10% comes below 10%, then it will be treated as FPI. बताओ इसका आंसर। मैंने अभी समझाया कि अगर 10% से ज़्यादा पे एफडीआई आ रहा है और वो गिर के 10% से कम हो जाए तो एफपीआई बन जाएगा? नहीं। थर्ड कंडीशन मैंने यही पढ़ाई ना, देखो यहाँ पे, ये रही, अगर 10% से ज़्यादा लेके आ रहा हो, इवन इफ वो गिर के 10% से कम हो जाए तो भी वो एफडीआई ही रहेगा। ठीक है सर। और ये पहले वाला स्टेटमेंट क्या है आपका? दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एफपीआई ट्रीट नहीं होगा। एंड ये पहले वाला स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज मोस्टली इन नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। क्यों? क्योंकि इट इज मोस्टली इन इक्विटी ना, एंड इक्विटी इज नॉट ए नॉन, मतलब वैसा नहीं है ये, तो ये जनरली किस चीज़ में होता है? इक्विटी शेयर्स में होता है। तो ये इक्विटीज डेट क्रिएटिंग नहीं होती है, नॉन डेट होती है, क्योंकि आपको ओनरशिप मिल रही है कंपनी की। तो इसका आंसर हो गया ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एफडीआई रिक्वायर सेबी का अप्रूवल लाइसेंस, ओके, देन एफपीआई रिक्वायर्स सेबी एंड एफडीआई एफपीआई दोनों रिक्वायर्स आरबीआई का अप्रूवल लाइसेंस। देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, एफपीआई जो है उसको सेबी का लाइसेंस लगता है, ये वाली बात है सही, ठीक है, बस। लेकिन यही बात इसमें सही है और कोई बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एफडीआई है वो कैसे रूट से आता है? या तो ऑटोमेटिक रूट से आता है या अप्रूवल रूट से आता है। तो इसको किसका अप्रूवल लगता है? रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री का, जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पैसा आ रहा है। आपने सुना है ना कई बार अखबार में, अब पेट्रोलियम में भी एफडीआई अलाउड हो गया, अब रेलवे में एफडीआई अलाउड हो गया, ऐसे करके सुना है ना। तो जिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंडर की उसके अंदर पैसा आ रहा है, एफडीआई आ रहा है, उसी का अप्रूवल लगता है। तो यहाँ पे सेबी का अप्रूवल नहीं लगता, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एफपीआई, हाँ ठीक है, उसमें सेबी का अप्रूवल लगता है। तीसरी बात आरबीआई वाली, तो आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो फॉरेक्स का चक्कर रहेगा, बाहर से कोई एफडीआई लेके आएगा तो वो यहाँ के डॉलर नहीं दे सकता ना, यहाँ तो आके उसे रुपये देने हैं, तो वो डॉलर लेके आ रहा है, रुपये देगा तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, कहाँ कन्वर्ट होगा, तो आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ता है, आरबीआई से लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। समझ में आ गया कैसे रेगुलेट होता है? तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई गेट अट्रैक्टेड बाय हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, फिर तो सही बात है, कोई भी अगर कोई इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ कर रही होगी तो वहाँ पे एफडीआई बेटर आएगा, क्योंकि लोगों को दिखेगा बाहर इन्वेस्टर्स को कि ये कंट्री अच्छी ग्रोथ कर रही है, तो यहाँ पे कंपनीज के अच्छे ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, एंड एफडीआई तो वही सोच के आते हैं। एफपीआई गेट अट्रैक्टेड बाय हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज हायर इंटरेस्ट रेट। तो देखो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ का तो वही चीज़ हो गया, कोई कंपनी बेटर ग्रो कर रही है तो उसकी कंपनी, मतलब कोई कंट्री बेटर ग्रो कर रही है तो उसकी कंपनी बेटर ग्रो कर रही है, कंपनी बेटर ग्रो कर रही है। अब क्योंकि एफपीआई दो तरीकों से आ सकता है, इक्विटी से भी आ सकता है और वो उसमें भी आ सकता है, डेट वाले में भी आ सकता है, तो नॉन डेट डेट दोनों में आ सकता है। तो इक्विटी में आएगा तो वो चाहेगा कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा हो, और डेट वाले में आएगा तो चाहेगा कि हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो। सही बात है। तो एफपीआई के दोनों मोटिव होते हैं, तो ये बात सही है। एफपीआई गेट अट्रैक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। देखो ये कुछ नहीं है, मान लो यूएस का कोई इन्वेस्टर है, वो यूएस में इन्वेस्ट करे तो उसको सपोज करो 30% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट करने पे 40% मिल रहा है, हालांकि थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने। तो 10% का जो डिफरेंशियल है ये देख के वो इंडिया में आ जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आपका अच्छा है तो आप एफपीआई ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये डेट वाली चीज़ों में आती है, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन एफडीआई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। कंसिडर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स: ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रिजर्व एसेट्स और इंडियाज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें से क्या विच ऑफ द अबव आर पार्ट ऑफ ओवरसीज फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स? ठीक है, तो देखो क्या होता है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? जैसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, ऐसे ही जब इंडियंस बाहर अपना पैसा भेजें, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, तो वो होती है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या हो गया? ओवरसीज फाइनेंशियल एसेट हो गए इंडियन रेजिडेंट्स के, सही है, ठीक है।
इंडियाज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, जैसे हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं वैसे जब हमारे वाले लोग बाहर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करें तो ये भी ठीक हो गया। तीसरा क्या है, इट इज़ द रिजर्व एसेट्स। रिजर्व एसेट्स किसके होते हैं, आरबीआई के पास होते हैं, ठीक है, दूसरे करेंसीज के, जब उसको पैसे वैसे उतारना होता है कुछ भी करना होता है तो वो भी क्या है, हमारे हमारे ओवरसीज़ के फाइनेंशियल एसेट्स हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारी चीज़ क्या हो गई, आंसर हो गया डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये कल भी आया था जब हम डिस्कस कर रहे थे, आज इसको मैं क्लियरली समझाता हूँ आपको। देखो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दे फंड इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट, दे हेल्प इन अचीविंग गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, दे आर लायबल टू पे कैपिटल गेन्स टैक्स इन इंडिया। अब देखो इस चीज़ को समझो, चक्कर क्या है कि जो एफडीआई और एफपीआई हैं, एफडीआई एफपीआई जो है ये वैसे किसका पार्ट है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो अगर यूपीएससी देखिए भाई ये कैपिटल अकाउंट को इन्फ्लुएंस करेंगे तो हाँ बिल्कुल करेंगे क्योंकि ये पार्ट ही उसका है। ओके, नाउ दूसरी चीज़ क्या है कि जब एफडीआई एफपीआई आते हैं इंडिया में तो क्या होगा कि किसी भी कंपनी में जब वो पैसा डालेंगे तो उस कंपनी की जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, उस कंपनी की जो इनकम पोटेंशियल है, जो प्रॉफिट पोटेंशियल है, वो सब ग्रो होगा। तो वो कंपनी बेटर एक्सपोर्ट करेगी बाहर बिकॉज उसकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, इंडिया का जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है उसमें भी ये चीज़ इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, यही यहाँ पे पूछा, यही यूपीएससी ने पूछा एक बार और यूपीएससी ने उसको सही माना। तो इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को एफपीआई फंड कर सकता है क्या, हाँ इनडायरेक्टली कर सकता है, इवन दो इट इज पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट बट इट कैन इनडायरेक्टली फंड इट। ओके, सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इससे पहले भी हमने कल पिछले वाले उसमें देखा था एक स्टेटमेंट, शायद 216 कौन सा क्वेश्चन था, वहाँ पे भी यही था, वहाँ पे भी इसी रीजन से वो करेक्ट हुआ। दे हेल्प इन अचीविंग गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, बिल्कुल सही बात है। अगर गवर्नमेंट ने अपनी किसी पीएसयू को, अपनी किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर रखा है तो वहाँ से एफपीआई उसमें इन्वेस्ट कर सकता है और परचेज कर सकता है, और इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है उसका डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फुलफिल होगा। दे आर लायबल टू पे कैपिटल गेन्स टैक्स इन इंडिया, बिल्कुल, क्योंकि वो पैसे उससे बना रहे हैं, जो वो शेयर वगैरह हैं उससे पैसे बना रहे हैं, उससे अर्न कर रहे हैं, तो अब जो उस पर पे करेंगे वो कैपिटल गेन्स टैक्स होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एफडीआई इन इंडिया अंडर गवर्नमेंट रूट इज अप्रूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी और बॉडी। मैंने आपको बताया ही, जिस मिनिस्ट्री में या डिपार्टमेंट में पैसा आ रहा है वही अप्रूव करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हम इसमें से किस किस को मान सकते हैं, ठीक है, ट्रेड क्रेडिट, प्रेफरेंस शेयर, फुल्ली एंड कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर। ओके, अब देखो यहाँ पे फिर से समझने वाली बात आ गई, रुको, लेट मी जस्ट अगेन एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। देखो, बाहर से पैसे आने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक आपने देखा तरीका है एफपीआई एफडीआई का, ठीक है, एक तरीका इससे हटके है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ईसीबी। ठीक है, तो ये क्या है, नाम से पता चल रहा है बोरोइंग है। बोरोइंग क्या होती है, कोई लोन होता है, कोई डेट होता है, जो इंडिया में जो रेसिडेंट्स हैं, मतलब चाहे वो पर्सन हो चाहे वो कंपनी हो, इंडियन रेसिडेंट्स जो हैं वो बाहर से नॉन रेसिडेंट्स से उठाते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल से आने वाली बोरोइंग। ओके, अब इसी में एक कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है, आप बाहर मान लो ये अमेरिका से उठा रहे हो तो आप डॉलर में उठा रहे हो, ठीक है, आप डॉलर में उठा रहे हो तो इसको क्या बोलोगे, आप नॉर्मल ईसीबी बोलोगे। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटेड इन डॉलर, द लोन वॉज डिनोमिनेटेड इन डॉलर, द बोरिंग वॉज डिनोमिनेटेड इन डॉलर, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ईसीबी। अगर यही डिनोमिनेट हो जाए रुपी में तो इसको क्या बोलेंगे, मसाला बॉन्ड। जो बाहर से पैसा उठा रहे हो अगर इसको रुपये में डिनोमिनेट करोगे तो इसको बोलोगे मसाला बॉन्ड। क्या अंतर है इन दोनों चीज़ों में, देखो ऐसे समझो कि मान लो आपने अभी $1 की कीमत सपोज करो 50 रुपये थी, ठीक है, आपने ईसीबी में $1 उठा लिया, ठीक है, तो अभी आपको इंडिया में वापस आने के बाद 50 रुपये मिल जाएंगे। अब सपोज करो नेक्स्ट ईयर जब आपको ये पैसा वापस करना था तब $1 की कीमत 100 रुपये हो गई। तो जैसे इसकी कीमत 100 रुपये हुई, अब आपको रिटर्न तो $1 ही करना है, तो पहले आपने 50 रुपये थे, अब वो 100 हो गए, तो यानी कि अब आपको रिटर्न आपकी जेब से कितना जाएगा, 100 रुपये का जाएगा। बाहर भले $1 ही वापस जाए लेकिन आपकी जेब से कितना जा रहा है, 100 रुपये जा रहा है। तो यहाँ पे जो करेंसी का एक्सचेंज का रिस्क है कि भाई इसमें क्या रिस्क होगा, वो किस पे फॉल करता है, वो आप पे फॉल करता है, मतलब बोरोअर पे फॉल करता है। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग विच आर डिनोमिनेटेड इन डॉलर और एनी फॉरेन करेंसी, इन देम द रिस्क फॉल्स अपॉन द बोरोअर, द रिस्क ऑफ करेंसी एक्सचेंज फॉल्स अपॉन द बोरोअर। वेयर in case of masala bond what we do is if we have raised एक बॉन्ड उठाया हमने, ठीक है, सपोज करो $1 का था या कुछ भी था, लेकिन ये डिनोमिनेट किस में होता है, इंडियन रुपीज़ में होता है, तो मतलब यहाँ पे इसका जो प्राइस रहेगा वो 50 रुपये रहेगा। तो इवन इफ इट चेंजेस, इवन इफ द रेट चेंजेस टू $1 100 रुपये का,
the money that will go from the pocket of the borrower even next year when the loan has to be repaid will be 50 rupees only and not 100 rupees. So यहाँ पे जो रिस्क है, अब ये 50 रुपीज़ जब ये बाहर जाएगा तो उस बंदे को कितना मिलेगा, उस बंदे को सिर्फ $0.5 ही मिलेंगे. तो ये जो रिस्क आया, अब ये जो नुकसान हुआ है, जो रिस्क आया, ये किसका आया, ये उस फॉरेन इन्वेस्टर का आया. सो नाउ द रिस्क ऑफ करेंसी एक्सचेंज लाइज अपॉन whom? Does it lie upon the Indian entity or the foreign entity? It lies upon the foreign entity. समझ में आ गई बात? What is the difference between ECB, normal ECB and what is the difference between a मसाला बॉन्ड? अच्छा, मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन कर रहा था. हाँ, लेट्स लुक एट दैट क्वेश्चन एक बार फिर से. हाँ, तो यहाँ पे था कि इसमें से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ECB का पार्ट हैं. ट्रेड क्रेडिट, प्रेफरेंस शेयर, फुल्ली एंड कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर. ओके, अब देखो ये थोड़ा सा ये वाला भी समझ लो कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. देखो, जैसे सबसे पहले ये समझो कि ये क्या होती हैं, बॉन्ड, डिबेंचर. देखो, अब ये सिंपल सी बात आपको पता है कि आपको मान लो पैसा चाहिए, आपने एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे दिया, तुम मुझे आज 100 रुपये दे, मैं तुझे एक साल बाद 110 रुपये दे दूंगा. ये हो गया आपका एक बॉन्ड, है ना, जिसपे आप 10% का इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो. यहाँ पे आपने अपनी कंपनी की इक्विटी या शेयर ऐसा कुछ डाइल्यूट नहीं करे. ठीक है, कुछ एक तरह का बॉन्ड होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड या कन्वर्टेबल डिबेंचर. इसमें क्या होता है कि आप कहते हो कि तू मुझे आज 100 रुपये दे दे और इन कंडीशंस के अंतर्गत मैं क्या करूंगा, अगले साल तुझे कंपनी का एक शेयर दे दूंगा. ठीक है, कंपनी का, अपनी कंपनी का एक शेयर तुझे दे दूंगा. तो अब ये जो बॉन्ड था, ये जो डिबेंचर था, ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, ये शेयर में कन्वर्ट हो गया. तो ये जनरली कब किया जाता है, मान लो आप रिस्क की पैसा उठा रहे हो. ठीक है, आपकी कंपनी में रिस्क है पैसा उठाने में, इन्वेस्टर्स को रिस्क हो रहा है पैसा डालने में, तो आप उसको ऐसी कोई चीज़ देते हो कि भाई तू मुझे पैसे दे दे और मैं तुझे शेयर्स दे दूंगा इसके बदले बाद में. अगर नहीं दे पाया तो इंटरेस्ट रेट दे दूंगा. इंटरेस्ट रेट तो दे ही रहा हूँ मैं तुझे, अगर इंटरेस्ट रेट में तुझे नहीं दे पाया तो तू मेरा शेयर ले लियो. तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा सिक्योर हो जाता है कि चलो ठीक है, इंटरेस्ट रेट नहीं भी आया, पैसे नहीं भी वापस आए, कम से कम शेयर तो मिलेंगे कंपनी के. तो इसी को बोलते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड या कन्वर्टिबल डिबेंचर. आगे बात समझ? ओके, तो सिर्फ वही डिबेंचर या वही बॉन्ड विच डज नॉट हैव अ कंडीशन ऑफ फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी, उन्हीं को एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बोलते हैं. क्यों? क्योंकि अगर वो फुल्ली कन्वर्टिबल हो रहे हैं, अगर ये जो बॉन्ड हैं ये फुल्ली कन्वर्टेबल है, एक होते हैं पार्शियली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल. तो अगर ये फुल्ली कन्वर्टेबल है, इसका मतलब ये बॉन्ड या डिबेंचर ये कल को शेयर बनने ही बनने वाले हैं, ये फुल्ली कन्वर्टेबल हैं ही हैं, कल को शेयर बनने वाले हैं. तो ऐसी चीज़ बोरिंग में काउंट ही नहीं होगी, क्योंकि इसके बदले तो आप शेयर दे रहे हो, राइट? तो ये चीज़ अब बोरिंग नहीं रह गई, ये चीज़ अब एक लोन नहीं रह गई, ये क्रेडिट नहीं रह गई. तो इस पर्टिकुलर केस में दिस विल नॉट बी काउंटेड एज व्हाट, एन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग. यही इस क्वेश्चन में कैच है. ट्रेड क्रेडिट, प्रेफरेंस शेयर्स, दीज आर नॉर्मल स्टफ. ओके, लेकिन फुल्ली एंड कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर, जब आप ऐसी चीज़ उठाते हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगी बाद में. दोज डिबेंचर्स, दोज बॉन्ड्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, जिसकी वजह से इट विल नॉट बी काउंटेड अंडर ECB. आगे बात समझ हो गया, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट काटोगे, बाकी दोनों करेक्ट हैं. आंसर आ गया इसका क्या, C. क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग इज अ पार्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. फाइनेंशियल लीजेज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ commercial borrowing and foreign currency convertible bonds can be included in both ECB and foreign investment. देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैंने क्या बोला था, FDI आती है, FPI आती है. ECB उससे अलग चीज़ है, मतलब ECB को हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं करते. ओके, तो ECB इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ये तो एक बोरोइंग है, ये तो लोन है. ठीक है, आपने बस लोन लिया है, किसने, आपने इन्वेस्ट नहीं किया. दूसरा है फाइनेंशियल लीजेज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ECB. यस, ये ठीक है, फाइनेंशियल लीजेज मैंने पिछली बार भी बताया था, तो ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के अंडर आते हैं. आप लीज पे कुछ बोरो कर रहे हो तो ठीक है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड कैन बी इंक्लूडेड इन बोथ ECB एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो ये सही बात है. देखो, ये मैंने बताया भी था आपको, कन्वर्टेबल बॉन्ड है ना, तो इसको आप दोनों तरफ काउंट कर सकते हो. अभी आपने लिया, फिर कन्वर्ट हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा, क्योंकि तब आपके यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल की तरह आ रहा है, तब आपके यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट की तरह से आ रहा है. तो इसलिए कन्वर्टेबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, 2 और 3. ओके, मसाला बॉन्ड. थ्रू मसाला बॉन्ड कैपिटल इज रेज्ड इन फॉरेन करेंसी. हाँ, देखो, कैपिटल तो आप फॉरेन करेंसी में रेज कर रहे हो ना. देखो, US में कोई बंदा बैठा है, उससे आपने मसाला बॉन्ड इशू किया, तो उससे रुपये थोड़ी ले लोगे, वो तो बेचारा डॉलर ही देगा ना, उसकी जेब में थोड़ी रुपये रखा है. तो पैसा उठेगा भी डॉलर में, वापस जाएगा भी डॉलर में, लेकिन डिनोमिनेट किस चीज़ में होगा, रुपये में होगा. ओके,
तो मसाला बॉन्ड्स कैपिटल इज रेज इन फॉरेन करेंसी, बिल्कुल सही बात है। रीपेमेंट इज मेड इन फॉरेन करेंसी, बिल्कुल सही बात है। भाई आप उसको रुपये नहीं दे सकते ना जाके, वो रुपये का क्या करेगा, उसके यहाँ चॉकलेट नहीं मिलेगी, उसके यहाँ चॉकलेट डॉलर से मिलती है। बाय इशुएंस ऑफ मसाला बॉन्ड द एक्सचेंज रिस्क इज ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर, यही चीज़ मैंने आपको समझाई थी। आ गई समझ, आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग रूपी डेप्रिसिएशन, इसमें से रूपी डेप्रिसिएशन कब कब प्रिवेंट होगा? ईजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन ईसीबी, ईजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन रेजिंग फंड थ्रू मसाला बॉन्ड, restricting import of non-essential commodities and restricting FPI इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो देखो कब रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब मार्केट में जो रुपी है, रुपी डेप्रिशिएशन का क्या मतलब है? ठीक है, एक है रुपी अप्रिशिएट हो रहा है मतलब स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब रुपी वीक हो रहा है, तो यानी कि मार्केट में रुपये की डिमांड नहीं है। तो अगर आप ईसीबी पे रेस्ट्रिक्शंस को ईज कर दोगे, मसाला बॉन्ड पे रेस्ट्रिक्शंस को ईज कर दोगे, तो इसमें क्या होगा कि लोग इंडिया में पैसा डालना चाहेंगे, तो जब इंडिया में पैसा डालना चाहेंगे तो रुपये क्या है वो बेटर हो जाएगा, रुपये की डिमांड बढ़ जाएगी। कोई इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगा, एफपीआई लाना चाहेगा, एफडीआई लाना चाहेगा, मसाला बॉन्ड के थ्रू आना चाहेगा, ईसीबी के थ्रू आना चाहेगा, तो उसको रुपये में रुपये कन्वर्टेबल करना पड़ेगा ना। वो मान लो कोई $100 इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, या फिर ईसीबी के थ्रू भेजना चाहता है, तो $100 तो ये आरबीआई के अकाउंट में चले जाएंगे, बाहर निकलेंगे इसमें से 8,000 रुपये। तो डिमांड किस चीज़ की बढ़ी? रुपये की बढ़ी ना, ये तो अंदर चला गया, बाहर मार्केट में किसकी डिमांड बढ़ी? रुपये की बढ़ी। तो जब आप रेस्ट्रिक्शंस को ईज करते हो तो क्या होता है, रुपये की डिमांड बढ़ती है और रुपये स्ट्रॉन्ग होने लगता है, अप्रिशिएट होने लगता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिंग एफपीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, एफपीआई नहीं आने दे रहे हो इंडिया में, तो दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। एफपीआई नहीं आएगा तो रुपये की जो डिमांड है वो नहीं बढ़ेगी, यही मैंने समझाया अभी आपको। रेस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़, हाँ बिल्कुल, देखो जैसे रुपये की डिमांड क्या हो रही है, हमें रुपये की डिमांड क्रिएट करनी है। अगर आप इंपोर्ट करोगे ज़्यादा चीज़ें, इंपोर्ट कर रहे हो तो किस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है? उस करेंसी की डिमांड बढ़ रही है ना। जैसे मान लो डॉलर है, आपने यूएस से कुछ इंपोर्ट किया, तो अब आपको सपोज करो आपने हार्ले डेविडसन इंपोर्ट करी, अब आपको उसके बदले मान लो 20 लाख रुपए देने हैं, तो 20 लाख रुपए तो जाके आरबीआई के अकाउंट में चले जाएंगे, लेकिन आरबीआई को उसके बदले क्या देना पड़ेगा? डॉलर देना पड़ेगा। तो मार्केट में किसकी डिमांड बढ़ेगी? डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, जो नॉन एसेंशियल चीज़ें उन पे बोलेंगे भाई इन पे थोड़ा इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ, इन पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगाओ, इनका इंपोर्ट कम करो। वॉट वी वांट इज कि हमारा एक्सपोर्ट बेटर हो, ताकि हमारी करेंसी की डिमांड बढ़े। हम ये नहीं चाहते कि हमारा इंपोर्ट बेटर हो और हमारी करेंसी जो है वो और ज़्यादा वीक होती रहे। तो ये भी ठीक है, तो आंसर विल बी सी। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गिफ्ट SCZ। देखो गिफ्ट जो है क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, ठीक है, गिफ्ट सिटी। इसके ना 2 पर्टिकुलर जोन्स हैं, एक है आपका डोमेस्टिक सर्किट वाला, एक है आपका SCZ वाला। अब यहाँ पे इन्होंने क्या गेम किया है कि SCZ वाले के स्पेसिफिकली उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, नहीं तो इसमें डोमेस्टिक वाली चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो किसके बारे में पूछ लिया? SCZ वाले के बारे में पूछा है। कहाँ गया, क्या क्या पढ़ा दिया मैंने। ओके, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है ऑल ट्रांजेक्शन्स आर इन फॉरेन करेंसी ओनली। तो देखो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर ये डोमेस्टिक वाला होता तो यहाँ पे रुपये में भी ट्रांजेक्शन हो जाते, लेकिन ये आप SCZ वाले के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन होता है। इट इज़ द ओनली प्लेस इन इंडिया डेजिग्नेटेड एज IFSC। फिलहाल तो ये ओनली प्लेस है, गुजरात गिफ्ट सिटी। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज टू बोथ रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स। येस, फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों को मिलेगी, लेकिन मिलेगी सिर्फ फॉरेन करेंसी में। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? डी हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसाला बॉन्ड, इट में बी लिस्टेड इन इंडिया। ये इंडिया में लिस्ट हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, इंडियन करेंसी में, इंडिया में। इट इज़ पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट, डेट का पार्ट तो रहेगा ही भाई, वापस रीपे करना है। मसाला बॉन्ड हेल्प इन फाइनेंसिंग इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट, तो अगेन दिस विल बी करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई है, ये सब हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं पहले, इसमें कुछ नया नहीं है। सो लेट्स मूव अहेड। रिसेंटली द टर्म फुल्ली एक्सेसिबल रूट वॉज इन न्यूज़ इन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या बात चल रही थी अभी रिसेंटली? इससे पहले क्या था कि फॉरेन इन्वेस्टर है मान लो कोई भी, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, इस पर कैप लगाई हुई थी आरबीआई ने, लेकिन 1-2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले वो कैप हटा ली थी। ठीक है, कि अब वो फुल्ली एक्सेस कर सकते हैं उसको। ये कैप किसके लिए हटा ली थी? सिर्फ स्पेसिफिकली एनआरआईज के लिए। ओके, स्पेसिफिकली एनआरआईज के लिए ये कैप हटा ली गई थी। तो दिस पर्टिकुलर आंसर इज, देखो ये पहले वाला, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय एनआरआईज। तो एनआरआईज जो है वो कितना इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, उस पर जो कैप था वो हटा लिया गया था, तो उनके लिए पूरा रूट खोल दिया गया था, फुल्ली एक्सेसिबल बना दिया गया था। इसी को इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, द टर्म फैंटम कैपिटल वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो
तो फैंटम कैपिटल एफडीआई से रिलेटेड थी। क्यों? देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, अरे बहुत फैंटम हो रहा है, तो फैंटम वो होती है चीज़ें जब एफडीआई आपकी शेल शेल मार्केट के थ्रू आ रही हो, मतलब शेल कंपनीज के थ्रू आ रही हो। शेल कंपनीज क्या होती हैं? जो सिर्फ पेपर पे होती है, ठीक है, उनका कोई वजूद नहीं होता, वो सिर्फ इन चीज़ों के लिए यूज़ करी जाती है कि टैक्स इवेड कैसे कर लें, कुछ और कैसे कर लें। तो ठीक है, तो यानी कि उसमें रिस्क सा होता है, उसमें दिक्कतें हैं, ये सब चीज़ें हैं उसमें। ओके, तो ये इनका कोई एक्चुअल बिजनेस एंटिटी होती नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स दिखाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, तो वही है, ज़्यादा फैंटम हो रहा है। ओके, तो ये फैंटम कैपिटल है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया? रिगार्डिंग, इट वॉज इन न्यूज रिगार्डिंग एफडीआई, व्हेन एफडीआई कम्स थ्रू शेल मार्केट या फिर शेल कंपनीज, तो उसको आप क्या बोलते हो? फैंटम कैपिटल बोलने लगते हो। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले समझो, जब गवर्नमेंट अपना 50% या उससे ज़्यादा का जो शेयर है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को बेच दे, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ये इसकी डेफिनेशन है। दूसरी बात क्या है? गवर्नमेंट इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर करती है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस पर्टिकुलर चीज़ में हम अब मैनेजमेंट नहीं रखेंगे। तो वो स्ट्रेटेजिक क्यों हुआ? क्योंकि जो पार्टनर है वो स्ट्रेटेजिक है। आप किसी को भी नहीं बेच दोगे, आप एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को बेचोगे, ताकि आपका जो ओवरऑल उस पर्टिकुलर पीएसयू का, उस पर्टिकुलर कंपनी का, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट एंटिटी का जो ऑब्जेक्टिव था वो भी फुलफिल होता रहे। ओके, तो ये सही है। अदर पीएसयूज कैन बिड इन द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। क्या बोल रहे हैं? कि एक पीएसयू को आपने लिस्ट कर दिया डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, इसमें दूसरा पीएसयू जो है वो बिडिंग कर सकता है। ये तो बिल्कुल भी कोई लॉजिक ही नहीं हुआ इस बात का। तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रही है ना, तो गवर्नमेंट की एंटिटी अगर इसको खरीद लेगी तो कहाँ का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ? फिर तो पैसा बस एक इससे उठ के इसमें आ गया। सो नो, दिस इज इनकरेक्ट, पीएसयूज इसमें नहीं कर सकते। यू वॉन्ट एन एक्सटर्नल प्राइवेट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका सी हो गया। Which of the following ministries department identify the PSUs for strategic disinvestment? तो आइडेंटिफाई कौन करता है? अब देखो, इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे? ऊपर दीपम देखोगे, दीपम मार दोगे, तो गलत नहीं है लेकिन पूरा नहीं है। दीपम और नीति आयोग मिलके करते हैं, तो हमेशा ऑप्शन लास्ट तक पढ़ लो। दीपम एंड नीति आयोग क्या करते हैं? मिलके करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस रिसेंटली? तो इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव है? फाइनेंसिंग ऑफ सोशल सेक्टर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। सही बात है, पैसा आएगा उसको अब हम सोशल प्रोग्राम्स पे डालेंगे। क्रिएटिंग न्यू स्पेस फॉर प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल। अब मैं चाहता हूँ कि भाई गवर्नमेंट जो है वो क्या बने? वो फैसिलिटेटर बने। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नेंस पे ध्यान दे, वो बिजनेस ना करे, राइट। एक बात कही जाती है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, गवर्नमेंट शुड ओनली फैसिलिटेट बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस नहीं करना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को ऐसी कंडीशंस बनानी है कि अच्छा बिजनेस कर सके प्राइवेट सेक्टर आके। तो हम प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। पोस्ट डिसइन्वेस्टमेंट पीएसयूज विल बी एबल टू क्रिएट मोर जॉब्स, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू प्राइवेट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही बात है। ओके, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म? तो ये ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म कुछ नहीं था, ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी बनाई गई थी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को तेज करने के लिए। ध्यान से सुनना, आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं, ठीक है। आइडेंटिफाई करना किसका काम है? दीपम एंड नीति आयोग, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को तेज करने के लिए जो इंटर मिनिस्टीरियल बॉडी बनाई गई थी उसका नाम था ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। उस चीज को बोला गया था ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। तो आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं, तेज करने के लिए। चलो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया? ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक समरी होती है जिसमें ये लिखा होता है कि इंडिया के जो रेसिडेंट्स हैं, इंडिया के रेसिडेंट्स कौन हो गए? जो इंडिया में रह रहे हैं या फिर वो कंपनीज जो इंडिया में काम कर रही हैं, वो जो इंडिया के रेसिडेंट्स हैं वो पूरी दुनिया के साथ, मतलब नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो इंडिया में रिसाइड नहीं करते हैं, उन लोगों के साथ, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, कोई भी, एनीबडी हु इज़ नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके साथ क्या ट्रांजेक्शन करती है एक साल में, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, उसके समरी को, इतना लिया, इतना दिया, इतना आया, इतना गया, उस पूरी समरी को क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहले स्टेटमेंट देखो, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस बिटवीन द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यही दिक्कत है, सिटीजंस ऑफ द कंट्री बोल रहे हैं, नहीं रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, क्योंकि आप सिटीजंस ऑफ अ कंट्री बोलोगे तो आप उन कंपनीज को इसमें कैलकुलेट नहीं कर पाओगे जो इंडिया के सिटीजंस ने नहीं, बाहर के सिटीजंस ने लगाई है, लेकिन नाउ दे आर इंडियन रेसिडेंट्स बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया, सब कुछ वो इंडिया से कर रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सिटीजंस ऑफ अ कंट्री दिया है, जबकि एक्चुअली यहाँ पे क्या देना चाहिए था? रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिवॉल्व्स अराउंड रेसिडेंट्स। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। फैक्टर इनकम ऑफ इंडियन रेसिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, बिल्कुल सही है, रेसिडेंट्स।
गिफ्ट रिसीव्ड बाय अ फैमिली इन इंडिया फ्रॉम हिज एनआरआई सन। यस, नॉन रेसिडेंट से रेसिडेंट को पैसा आया, तो ये सही माना जाएगा। नॉन रेसिडेंट से रेसिडेंट को पैसा आया। क्लियर हो गई बात। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल अकाउंट, इसमें से क्या कैपिटल अकाउंट में काउंट होगा? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, एनआरआई डिपॉजिट, फॉरेन सिक्योरिटीज परचेज बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज बाय फॉरेन इन्वेस्टर, सिक्योरिटी परचेज बाय एफपीआई। देखो ये सारी चीजें क्या हैं? ऑल ऑफ देम comes through the capital market, and that is why they will all be counted under capital account, constitute the capital account। ठीक है, ये सब की सब किसी ना किसी पे, देखो मैंने पहले भी चीज़ समझाई थी, कोई नई बात नहीं है, ये दोबारा समझा देता हूँ। कोई भी चीज़ को आप कैपिटल जब मानते हो, जब इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली क्या, या तो या लाइबिलिटी, अगर आप कैपिटल ले रहे हो, अगर आपके पास कैपिटल आ रही है तो आपकी लाइबिलिटी क्या है? इंक्रीज होएगी, एंड आपका एसेट क्या है? डिक्रीज होएगा। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो कैपिटल आपके पास आ रही है। अगर कैपिटल आपके पास से जा रही है तो दो चीज़ें होंगी, या तो आपका एसेट बढ़ेगा या आपकी लाइबिलिटी कम होगी। बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। तो कैपिटल आ रहा है तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या एसेट कम होगा, कैपिटल जा रहा है तो लाइबिलिटी कम होगी या एसेट ज़्यादा होगा। ऐसे इन्वेस्टमेंट को जिसमें ये चीज़ हो जाए उसी को बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो पहला ये क्वेश्चन, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है, ये एक तरह से आपने क्या किया है? बाहर से पैसा उठाया है, तो आपकी क्या बढ़ गई? लाइबिलिटी बढ़ गई। एनआरआई डिपॉजिट, किसकी लाइबिलिटी बढ़ा रहा है? बैंकिंग की। उस बैंक में तो पैसा डाल रहे हैं वो, तो उस बैंक की लाइबिलिटी बढ़ रही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये वो होते हैं ना जो अकाउंट्स वगैरह अलग से बने होते हैं एनआरआईज के, उनमें पैसा आता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है ना, गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई। सिक्योरिटीज परचेज बाय एफपीआई, अगेन उस कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई। तो इन सारे केसेस में लाइबिलिटी हमारी इंडियन रेसिडेंशियल एंटिटीज पे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, बिकॉज दे ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है ये कह रहा है। तो देखो कुछ नहीं है, जब आप इंडिया की मान लो कोई कंपनी है, वो बाहर जाके कुछ शेयर्स बेच रही है, उन शेयर्स में जब कोई पैसे लगाता है, उन्हें खरीदता है, तो उसी को बोलते हैं GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अब देखो इसमें अगर अमेरिका में जाके किसी ने, इंडियन कंपनी ने बेचा, मतलब जो अपने शेयर्स हैं वो इशू किए, तो जो उन्होंने पैसे दिए वो इंडियन कंपनी के पास आ जाएंगे, और उसके बदले इंडियन कंपनी उन्हें क्या दे देगी? एक ADR दे देगी, मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, कि लो भाई ये तुम रखो, ये तुम्हारा हो गया आपसे। तो डिपॉजिट तुम्हारा पैसा हो गया, इसकी रिसीट को ही बोलते हैं GDR। ठीक है, तो ये क्या है? मैंने बोला ना, शेयर है ना, बाहर शेयर बेच रही है, तो शेयर क्या होता है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है। तो भारत में जो कोई भी कंपनी लिस्टेड है, मतलब लिस्टेड इंडियन कंपनीज, उनको ये अलाउड होता है कि वो बाहर जाके अपनी इक्विटी को बेच सके, उसमें पैसा उठा सके। उसी को बोलते हैं, जब वो ऐसे पैसा उठाती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। समझ में आ गई बात? चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। वापस से वही पूछ रहा है कि फिर से वही कि कैपिटल अकाउंट में इसमें से क्या क्या आता है। तो देखो मसाला बॉन्ड सबसे पहले समझा चुका हूँ मैं, ये है ना, इंडिया से बाहर इशू होते हैं, फॉरेन करेंसी में पैसा रेज होता है, इंडिया पे डेट है, तो मसाला बॉन्ड हो गया। डेट हो गया ना, लाइबिलिटी हो गई ना। परचेज ऑफ कैपिटल, इस पे बाद में आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। NRI डिपॉजिट इन इंडियन बैंक से, तो एज इट इज यहाँ से रिपीट ही हो गया, ये रहा NRI डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये भी है, तो 1 एंड 3 तो है। अब सेकंड देखो, परचेज ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पे ये पढ़ते ही हम टेंड करेंगे मार्क करने का कि यार कैपिटल इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लेन देन हो रहा है तुरंत। यहाँ पे कोई फ्यूचर डेट नहीं कमिट हो रही कि आज हम पैसा डालेंगे फ्यूचर में खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे तुरंत की तुरंत लेन देन हो रहा है पैसे का। तो ये क्या है? ये गुड्स जो हैं वो तुरंत एक्सचेंज हो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज तुरंत एक्सचेंज हो रही हैं। तो जब तुरंत एक्सचेंज हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। और जब आप इस तरीके से लो कि आज हम बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल बाद पैसे दे देना, 1 साल बाद पैसे दे देना, इतने साल बाद शेयर का ये कर लेंगे, उतने साल बाद कर लेंगे, ऑल ऑफ दैट इज व्हाट? इट इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये चीज समझ गए हो? कंफ्यूज मत करना कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, जब जो एसेट लायबिलिटी वाला मैंने पूरा समझाया, वो किस चीज़ का, उसमें क्या मतलब है, उसमें समझना क्या है आपको कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम क्या होता है। लेकिन कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट सेम चीज़ नहीं होती है। करंट अकाउंट जब हाथों हाथ ट्रांजेक्शन हो रही हो, जब हाथों हाथ पैसा चेंज हो रहा हो, आपने इस हाथ से पैसा दिया, उधर से कोई सर्विस ले लिया, आपने कोई सर्विस दी, पैसा ले लिया, ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट। बट व्हेन थिंग्स लाइक बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, ये सब जब आ जाता है उसमें चक्कर में, FDIs, FPIs,
तब आप किस चीज की बात करते हो? कैपिटल अकाउंट की, बिकॉज इन दीज केसेस कैपिटल इज कमिंग टू फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए इस पूरे मार्केट को क्या बोलते हैं? द कैपिटल मार्केट, द कैपिटल अकाउंट। आ गया पूरा डिफरेंस समझ में? गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर वो वाला होता है कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। लेकिन जब हम फॉरेन की बात कर रहे होते हैं तो वहां से तुरंत कोई सामान खरीदना, गुड्स एंड सर्विस में जब ट्रेड हो रहा है, वो करंट अकाउंट है। और जब ये पूरे मार्केट में, इसमें प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, एफपीआई, एफडीआई, बॉन्ड, डिबेंचर, इन सब चीज़ों में जब पैसा जा रहा है, इक्विटी, शेयर्स, इट इज़ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गई ये बात? गलती नहीं करके आओगे अब तो यहाँ पे सेकंड नहीं होगा, 1 and 3 डी हो गया आंसर। चले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट? पहली बात तो क्या बोल रहा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको बता दिया, रेसिडेंट वर्सेज नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्सेज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया में सिर्फ मतलब ऐसे नहीं एनआरआई, मतलब कोई भी पूरे वर्ल्ड में जो भी है, तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्सेज द वर्ल्ड। एंड ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? जो फ्री में आए, एक तरह से मान लो आप। ओके तो देखो, गिफ्ट सेंट बाय एन एनआरआई टू हिज फ्रेंड इन इंडिया। एनआरआई है, इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, इंडिया में दोस्त को भेज रहा है, गिफ्ट भेज रहा है, ठीक है, तो ये काउंट होगा। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? जो भी फ्री का काम होता है वो ट्रांसफर पेमेंट होता है। मनी सेंट बाय एन इंडियन एम्प्लॉय टू हिज फैमिली इन इंडिया हु हैज गॉन अब्रॉड टेम्परेरीली। इंडियन एम्प्लॉय टेम्परेरीली बाहर गया है, रेसिडेंट तो इंडिया का ही है, तो इंडियन एम्प्लॉय ने बाहर जाके अपनी फैमिली को वापस भेजा, तो दिस इज अ रेसिडेंट वर्सेज रेसिडेंट ट्रांजेक्शन। समझ में आई बात? ये नॉन रेसिडेंट नहीं हो गया वो इंडिया का, वो टेम्परेरी पीरियड के लिए इंडियन एम्प्लॉय था, टेम्परेरी पीरियड के लिए बाहर गया था। उस टाइम पे मान लो 1 महीने के लिए गया है, किसी प्रोजेक्ट पे गया है, बीच में उसके घर वालों को जरूरत पड़ गई, उसने पैसा भेज दिया। रेसिडेंट वर्सेज नॉन रेसिडेंट नहीं है ये, दिस इज रेसिडेंट वर्सेज रेसिडेंट। बात समझ में आ गई? रेसिडेंट का कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है बीओपी के लिए? तो ये ट्रांजेक्शन बीओपी में काउंट नहीं होगी, बीओपी में ही काउंट नहीं होगी, ट्रांसफर पेमेंट तो छोड़ ही दो। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 1 ओनली, यानी कि ए। अरेंज द कंट्रीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेमिटेंसेज रिसीव्ड लास्ट ईयर। तो देखो सबसे ज़्यादा तो इंडिया में ही आता है पैसा, ठीक है। दूसरे नंबर पे लास्ट ईयर मतलब 2022 में दूसरे नंबर मैक्सिको, तीसरा चाइना, चौथा फिलीपींस। तो इसका आंसर हो गया आपका डी, इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस, ठीक है। और 5वें पे अगर याद रखना है तो इजिप्ट। वैसे इतने पूछता नहीं है यूपीएससी ये सब। इंडिया हाईएस्ट है, चाइना इस बार सेकंड हाईएस्ट नहीं था, नहीं तो जनरली रहता था, बट इस बार नहीं था, ठीक है। और इस बार के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया में $100 बिलियन के आसपास का रेमिटेंस आया है सिर्फ 2022-22 में। $100 बिलियन पहली बार टच किया है इतना बड़ा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। द करंट अकाउंट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी फाइनेंस थ्रू। जब करंट अकाउंट का डेफिसिट हो रहा है, करंट अकाउंट समझा दिया ना मैंने, उसमें से बोल रहा है कि इसको हम कैसे फाइनेंस कर सकते हैं। नेट कैपिटल इनफ्लो, तो हाँ अगर कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है तो उस पैसे को भी आप करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए यूज़ कर सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ट्रांजेक्शन, बिल्कुल आरबीआई के पास फॉरेक्स है, वो तो यूज़ कर ही सकता है करंट अकाउंट डेफिसिट को वो करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? 259 का आंसर सी हो गया, ठीक है, करेक्ट, सिंपल। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज। 2 कंट्रीज हैं आपस में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करके बैठी है, मतलब हम पेमेंट जो है वो एक दूसरे को एक इस डिफाइंड करेंसी में करेंगे, राइट। मान लो इंडिया रशिया है, वो तय कर ले कि हम रुपी और रूबल में ये डील करेंगे, हम डॉलर को हाथ ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। या फिर कोई भी तीसरी करेंसी फॉर दैट मैटर, येन को कर लें या किसी को भी कर लें, अगर ऐसा डिसाइड कर लें तो उसको बोलते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो द कंट्रीज कैन एक्सचेंज देयर ओन करेंसीज और अ थर्ड करेंसी। सही है, अपनी करेंसी या थर्ड करेंसी, कुछ भी वो एक्सेप्ट कर ले कि भाई हम इसमें पेमेंट्स करेंगे। इट इज़ एन ओपन एंडेड क्रेडिट लाइन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एट अ फिक्स एक्सचेंज रेट। बिल्कुल सही है। जैसे मान लो इंडिया रशिया ने कल को साइन कर लिया कि हम 1 करोड़ इंडियन रुपी का एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो रशिया वो इंडिया से 1 करोड़ रुपए किसी भी टाइम पे ले सकता है। उसका जो एक्सचेंज रेट है वो पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि इस एक्सचेंज रेट पे मान लो 1 रुपी इज इक्वल टू 10 रूबल। तो किसी भी टाइम जब भी रशिया को जरूरत पड़े वो 10 रूबल के हिसाब से, वन रुपी इज इक्वल टू 10 रूबल के हिसाब से 1 करोड़ रुपए इंडिया से कभी भी स्वैप करवा सकता है। आगे बात समझ में? ये एक ओपन एंडेड क्रेडिट लाइन खुल जाती है। चलो आगे देखते हैं। Consider the following statements regarding the recent amalgamation of the PMC Bank Limited with Unity Small Finance Bank Limited। ये चीज़ अभी रिसेंटली करी गई है, तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, RBI Act 1934 allows RBI to prepare a scheme for amalgamation or reconstruction of bank in
पब्लिक इंटरेस्ट। तो कौन सा जो एक्ट है वो ये चीज अलाउ करता है? दिस इज अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नॉट अंडर द आरबीआई एक्ट। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। यहां बात समझ में आई? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट गिव्स द पावर टू आरबीआई टू सुपरसीड द बोर्ड ऑफ अ बैंक इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगेन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नॉट द आरबीआई एक्ट। तीसरा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अलाउज आरबीआई टू प्रिपेयर अ स्कीम फॉर अमेलगेमेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक इन पब्लिक इंटरेस्ट। वही जो मैं ऊपर आपको यहां समझा ही रहा था, यही स्टेटमेंट सर ने ठीक करके लिख दिया इस बार। ये क्या हो गया? करेक्ट। पीएमसी वॉज अ मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। सही है। सो यहां पे आंसर क्या हो गया? 3 एंड 4 हो गया। ओके, नेक्स्ट चले। Consider the following statements regarding RBI Act 1934. As per the RBI Act 1934, RBI in public interest can supersede the management of a non-banking financial company. NBFC को सुपरसीड कर सकती है? हाँ, कर सकती है। याद रखना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जरूरी है अगर बैंक बोर्ड को सुपरसीड करना है, लेकिन एनबीएफसी को सुपरसीड करना है तो आरबीआई एक्ट, क्योंकि एनबीएफसीज आर नॉट कवर्ड इन द बीआरए, दे आर नॉट कवर्ड इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए आरबीआई एक्ट काम करता है। सही हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सुपरसीड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। करेक्ट। तो समझ लो एक बार पूरा। आरबीआई कैन सुपरसीड बैंक थ्रू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई कैन सुपरसीड एनबीएफसी थ्रू आरबीआई एक्ट, एंड गवर्नमेंट कैन सुपरसीड आरबीआई बोर्ड अंडर द आरबीआई एक्ट। क्लियर हो गई ये बात तीनों? चलो आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स वही पूरा जो आईबीसी वगैरह का फंडा होता है। आरबीआई कैन इशू डायरेक्शंस टू बैंकिंग कंपनीज फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। ठीक है, ये चीज आरबीआई कह सकता है बैंकिंग कंपनीज को कि भाई आपके जो भी स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनको रिजोल्व करो। आरबीआई कैन डायरेक्ट द बैंकिंग कंपनीज टू मूव थ्रू द आईबीसी 2016, आईबीसी के प्रोसेस में जाओ फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स only upon the authorization of government of India. Now this is very important. Without the authorization of government of India, RBI cannot direct the banks. RBI can issue directions to banking companies for stress resolution, but only upon the authorization of government of India. If the government of India is not authorizing, RBI cannot do this. आगे बात समझ में? तो सेकेंड स्टेटमेंट भी इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया? करेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें बोला है कि हाँ गवर्नमेंट ऑथराइजेशन हो जाएगा। थर्ड है, लेंडर रिक्वायर आरबीआई ऑथराइजेशन फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स अंडर आईबीसी। नो नो, हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस को इजी किया जाए, जल्दी किया जाए, तो लेंडर्स को आरबीआई की ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। अगर उनको लग रहा है कि उनको अपने स्ट्रेस्ड एसेट्स को रिजोल्व करना है तो वो सीधा आईबीसी के पास जा सकते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर द ऑथराइजेशन ऑफ द आरबीआई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द आईबीसी 2016? कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंसिस्ट ऑफ ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर। देखो दो तरह के क्रेडिटर होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल, एक होते हैं ऑपरेटर। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन से होते हैं? यही जो बैंक्स वगैरह ने पैसे लगाए होते हैं, एनबीएफसी ने पैसे लगाए होते हैं। ठीक है। ऑपरेशनल क्रेडिटर कैसे होते हैं? जो जैसे कि मान लो इसका कोई वो है, इसके कोई एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, तो उनका भी तो वो है, उसमें कहीं ना कहीं शेयर है, स्टेक है, तो वो सब होते हैं एक तरह के ऑपरेशनल क्रेडिटर। लेकिन जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है वो सिर्फ किन से बनती है? फाइनेंशियल क्रेडिटर से बनती है। ऑपरेशन, तो ये पहले स्टेटमेंट ठीक हो गया। ऑपरेशनल क्रेडिटर डू नॉट शेयर द रेजोल्यूशन प्रोसीड्स। नहीं, बिल्कुल गलत है। जो पैसा आएगा वो ऑपरेशनल वालों के पास भी जाएगा और फाइनेंशियल वालों के पास भी जाएगा, क्योंकि दोनों का कर्जा है तो दोनों का उतरेगा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, नहीं तो कहीं का रेजोल्यूशन फिर? एनसीएलटी विल डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स बिटवीन फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। नो, कौन डिसाइड करेगा? यही कमिटी ऑफ क्रेडिटर ही डिसाइड करेगी कि जो आया है पैसा स्ट्रेस एसेट्स को रिजोल्व करने के बाद वो कितना किस में जाएगा, फाइनेंशियल में कितना जाएगा, ऑपरेशनल में कितना जाएगा। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो यहां पे क्या हो गया आपका आंसर? 1 ओनली। ठीक है, आगे ये वाली बात समझ। अच्छा, आप सोचो एक दिक्कत इसमें क्या है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर है, ठीक है, इसमें सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर है और यही डिसाइड करेगी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास कितना जाएगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास कितना जाएगा। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। ऐसा हो सकता है कि ये सारा का सारा ऐसा बोल दे कि भाई 99% यहाँ जाएगा, 1% यहाँ जाएगा, तो इनके तो बेचारों की वाट लग जाएगी। तो इस पूरे को डील करने के लिए एनसीएलटी डायरेक्ट नहीं बोलता है, लेकिन उसके पास जुडिशियल रिव्यू की अथॉरिटी है कि अगर वो ऐसा कुछ करते हैं, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है वो ऐसी कुछ दिक्कत करती है, तो वो एक जुडिशियल रिव्यू कर सकता है एनसीएलटी, ये देखने के लिए कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को भी उनका हक मिल जाए। ठीक है, ओके, आगे बात समझ में। चले नेक्स्ट पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द आईबीसी 2016? कौन से स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हैं? द रेजोल्यूशन प्लान शुड बी अप्रूव्ड बाय एनसीएलटी, बिल्कुल सही है। इन एनी केस द रेजोल्यूशन प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 330 डेज इंक्लूडिंग लिटिगेशन, बिल्कुल सही है ये। लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में, खासकर कॉरपोरेट जो इंसॉल्वेंसी होती है, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी के केसेस में ये जो है ये 330 दिन से ऊपर भी जा सकता है। तो ठीक है, तब आप देखो अभी वो आपको बहुत ज़्यादा पुश कर रहा था ना, इन एनी केस, है ना, ये कंप्लीट होनी चाहिए लिटिगेशन इंक्लूड करके। तो इसमें देखो कि हाँ हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ बनाई हो ऐसे पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, इफ़ यू डू नॉट नो इट। बट यहाँ पे आपको बताने के लिए मैं समझा रहा हूँ, कॉर्पोरेट लिटिगेशन के केस में, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के केस में ये पर्टिकुलर जो पीरियड है 330 के ऊपर जा सकता है। ठीक है, क्या टाइम लेना है इसकी? नॉर्मल में 180, कॉम्प्लेक्स में 270, लिटिगेशन इंक्लूड करके 330, और एक्सेप्शनल केसेस में 330 के बियॉन्ड ये चीज़ जा सकती है। नॉर्मल में 180, कॉम्प्लेक्स में 270, लिटिगेशन इंक्लूड करके 330, और एक्सेप्शनल केसेस में 330 के ऊपर भी ये चीज़ जा सकती है। तो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आईबीसी 2016। आईबीसी इज एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक एनबीएफसी। हाँ, जब ये आया था तब इसमें शायद एनबीएफसीज इंक्लूडेड नहीं थे, लेकिन क्योंकि उसके बाद वो बैक टू बैक फेल हुए तो शायद 2019 या 20 से ये इनको इंक्लूड कर लिया गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स विल बी इंक्लूडेड फॉर रिजोल्यूशन अंडर द आईबीसी। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है, ठीक है ना, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो कोड है वो उन्हीं के थ्रू आया है ना, पूरा का पूरा, उसमें क्या सेक्शन में क्या डालना है क्या नहीं डालना। तो अल्टीमेटली इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आईबीसी हैज़ नॉट बीन मेड एप्लीकेबल फॉर इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक्स। आईबीसी को आपने हैज़ नॉट बीन मेड एप्लीकेबल अभी तक इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक्स के लिए। तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स जो था, जैसे कि बैंक्स थे, एनबीएफसीज थे, इनके लिए था नहीं पहले भी ये, लेकिन एनबीएफसी को इंक्लूड कर लिया गया था, लेकिन जो बैंक्स हैं वो अभी भी इससे बाहर हैं। ठीक है, तो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है ये स्पेसिफिकली वोज टू डील विद कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसीज एंड नॉट फॉर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स मतलब बैंक्स एंड एनबीएफसीज, लेकिन एनबीएफसीज वर लेटर इंक्लूडेड, बैंक्स आर येट टू बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पे जो ये वाला स्टेटमेंट है, हैज नॉट बीन एप्लीकेबल फॉर इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक, दिस इज करेक्ट। सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? 266 का डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर वही आ गया वापस से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिजोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर अंडर आईबीसी 2016। तो वही मतलब एनबीएफसीज वगैरह की बात कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द अप्रोप्रिएट रेगुलेटर विल डिसाइड विच कैटेगरी ऑफ एफएसपीज कैन बी टेकन अप फॉर रिजोल्यूशन अंडर आईबीसी 2016। ये हमने ऊपर देखा ही अभी, जहाँ पे ये बोल रहा था कि हाँ ये चीज़ करी जा सकती है यहाँ पे ये वाले में। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। टू इनिशिएट रिजोल्यूशन ऑफ एफएसपीज अंडर आईबीसी 2016 द अप्रोप्रिएट रेगुलेटर शुड मेक एन एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन दे दो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हु कैन नॉट बिड फॉर कंपनीज पुट अप फॉर सेल अंडर न्यू आईबीसी। अब कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, उसको अब आप सेल के अंडर डाल रहे हो अंडर आईबीसी के हिसाब से। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें बिडिंग जो प्रोसेस हो रही है, जो सेल प्रोसेस हो रही है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कौन कौन बिड नहीं लगा सकता। पहला है अ विलफुल डिफॉल्टर, दूसरा है प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। तो देखो दोनों इसमें ठीक होने चाहिए थे, लेकिन कुछ केसेस में जो प्रोमोटर ऑफ कंपनी है वो बिड लगा सकते हैं, वो सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कब? उन केसेस में जब उनके ऊपर अब कोई भी एनपीए, कोई भी पेमेंट, कुछ भी ड्यू ना हो। ठीक है, वो अपने सारे इंटरेस्ट रेट उतार चुके हो, मतलब सारा इंटरेस्ट, सारा ब्याज व्याज सब उतार चुके हो, अपना सूद उतार चुके हो, तो उनके ऊपर अगर कुछ भी ड्यू नहीं है तो ऐसे प्रोमोटर ऑफ द कंपनी, ऐसे क्या बोलेंगे, बोरोवर ऑफ द कंपनी, अब वो भी पैसा डाल सकते हैं, मतलब वो भी अपना सेल में बिडिंग कर सकते हैं। विलफुल डिफॉल्टर तो कर ही नहीं सकते, लेकिन promoters of the company under this particular circumstance can do this। लेकिन ओवरऑल जब आप वो करोगे, देखो क्या पूछा था इसने, who cannot bid, तो willful defaulters cannot bid, promoters of the company can bid in specific circumstances। तो आंसर क्या हो गया? ए। Which of the following statements are true regarding the सारफेसी एक्ट। सारफेसी के बारे में इसमें से क्या क्या करेक्ट है? ठीक है जी, देखते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल टू बैंक्स एंड एनबीएफसीज बोथ। हाँ, करेक्ट है। तो अब एनबीएफसीज के ऊपर सारफेसी भी लगता है, आईबीसी भी लगता है, लेकिन बैंक्स के ऊपर खाली सिर्फ अभी सारफेसी लग रहा है, आईबीसी नहीं लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इट अलाउज सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी इन केस ऑफ सिक्योर्ड लेंडिंग। हाँ ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन नाम ही है उसका, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो ठीक है, ये करता है अलाउ। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया इसका आंसर, सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखो, इट इज़ अबाउट बैड बैंक। ठीक है, तो
बैड बैंक देखो क्या है, एक नार्सेल नाम का बैड बैंक बनाया गया था, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, बैड बैंक है 2021 में, ठीक है। इसने क्या किया था, अब इसमें मतलब ये है कि दो चीज़ें बनाई गई थी, एक नार्सेल और एक आईडीआरसीएल, ठीक है, ये दो चीज़ें बनाई गई थी, ये जो दोनों को मिला दो एनएआरसीएल प्लस आईडीआरसीएल, इन्हीं को बोलते हैं बैड बैंक या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके, इसमें 51% जो शेयर है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है, ठीक है, और जो 49% है वो प्राइवेट का है, ठीक है। 51% ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 49 बाय प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स। और जो ये पूरा का पूरा है ये है क्या, एक पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड है, गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें होता क्या है, जैसे सपोज करो कोई, एक सेकंड रुको, ठीक है, जैसे सपोज करो ये है एक बैंक, इसने मान लो किसी को, फॉर एग्जांपल XYZ कोई कंपनी थी, मैं रिलायंस अंबानी नहीं बोलूँगा, कोई कंपनी थी, इसने इसको काफ़ी सारा लोन दिया था, सपोज करो 100 करोड़ रुपए का लोन दिया था। अभी जो XYZ है ये इस लोन को रीपे नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो ये 100 करोड़ रुपए का जो लोन है इस बैंक के लिए क्या बन जाएगा, NPA बन जाएगा, कि भाई हमें नहीं आ रहा इससे पैसा, चलो ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए ये क्या करेगा, जो NARCL है ये इस पर्टिकुलर लोन को इस बैंक से खरीद लेगा, ठीक है, इस लोन को इस बैंक से खरीद लेगा। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, वो इतना खराब लोन है तो उसके 100 करोड़ के 100 करोड़ थोड़ी देगा, तो इनके बीच में नेगोशिएशन होगा। अगर नेगोशिएशन रीच आउट हो गया तो मान लो 50% पे नेगोशिएशन आके अटैक हुआ कि भाई तुम 50 करोड़ में हमें ये पर्टिकुलर लोन बेच दो, तो ये बैंक इसको ये लोन बेच देगा 50 करोड़ रुपए में। अभी NARCL की जेब में कोई पैसा थोड़ी है, तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग में इस बैंक को पूरा का पूरा 50 करोड़ नहीं देगा, सिर्फ 15% देगा, ठीक है। 50% का, 50 करोड़ का सिर्फ 15% ये इसको क्या करेगा, देगा। यहाँ पे लगभग कितना बैठेगा, शायद 7.5 करोड़ बैठेगा। तो जो 7.5 करोड़ रुपए ये इसको ये कैश में दे देगा, ठीक है, कि भाई ये पैसा तू रख ले। बाकी का जो 42.5 करोड़ है उसके बदले इसको क्या दे देगा, बैंक को एक तरह से सिक्योरिटी दे देगा, है ना, डेट दे देगा, सिक्योरिटी पेपर मान लो, एक सिक्योरिटी इशू कर देगा 42.5 करोड़ की। फिर जैसे जैसे NARCL इस 50 करोड़ के लोन को, जो इसका दूसरे वाला हिस्सेदार है IRDCL, क्या नाम था उसका, IDRCL, वो इस कोशिश करेगा कि इस 50 करोड़ में से कितना मैक्सिमम प्रॉफिट लिया जा सके, कितना मैक्सिमम निकाला जा सके। सपोज करो ये 40 करोड़ निकालने में, या फिर इस 50 करोड़ के बदले इसने 60 करोड़ निकाल लिया, उस 100 करोड़ के लोन से इसने 60 करोड़ निकाल लिया, तो 10% तो एज इट इज इसका प्रॉफिट हो गया। अब ये जो 60 करोड़ आया इसमें से 42.5 करोड़ जो है ये इसको आगे पास ऑन कर देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये है पूरा का पूरा इसका प्रोसेस। ओके, अब देखो क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिसेंटली क्रिएटेड बैड बैंक, इट विल हेल्प इन रिजोल्यूशन ऑफ बैड एसेट ऑफ ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए है ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, द बैड बैंक विल परचेज बैड एसेट्स फ्रॉम द बैंक इन कैश, नहीं, कैश प्लस सिक्योरिटी दोनों होना है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग गारंटी ऑफ द सिक्योरिटीज इशूड बाय द बैड बैंक, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, गारंटी करती है कि भाई हाँ, जो सिक्योरिटी इशू कर रहा है, ये जो बैड बैंक यहाँ पे ये था ना, ये जो सिक्योरिटी इशू कर रहा है ये कहीं से तो बैक होनी चाहिए ना, तो ये जो बैक है इसको कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक करेगी, ठीक है जी। तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, तो आंसर क्या हो गया आपका 3 ओनली, 3 ओनली मतलब सी। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्री पैक स्कीम अंडर IBC, मैंने देखा भी नहीं कि मेरा चार्ज नहीं है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, पता चले बीच में रिकॉर्डिंग ही बंद हो जाए। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्री पैक स्कीम अंडर IBC 2016। प्री पैक स्कीम, कोई प्री पैक स्कीम आई है इसके अंदर, वो देखते हैं क्या है। तो देखो, जब कोई भी MSME डिफ़ॉल्ट कर जाए 1 करोड़ रुपए से कम का, तो उस पर ये प्री पैक स्कीम लगती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम MSME से उसकी मैनेजमेंट नहीं छीनते, हम जो उसके प्रोमोटर्स हैं मैनेजमेंट उसी के पास रहती है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में वो जो डिफ़ॉल्टेड कंपनी है उसके जो ओनर है वो एक रेजोल्यूशन प्लान बनाएंगे अपने आप ही जो ये प्री पैक रेजोल्यूशन प्रोसेस है ये स्टार्ट करेंगे। एंड इसमें क्या है कि जो ओपन बिडिंग है जिसमें कंपनी नए ओनर्स को जा सकती है, ठीक है, वो ऐसा चाहेंगे कि ये कम से कम अपने अंदर जितना का ज़्यादा अपने अंदर ही रिजॉल्व कर लें, इसको उतना रिजॉल्व करें। तो जो मैनेजमेंट है वो ओरिजिनल प्रोमोटर्स के पास ही रहेगी, ठीक है। IBC में क्या होता है, जो मैनेजमेंट है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके पास चली जाती है, यहाँ पे वो नहीं होगा, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो इनके ओरिजिनल के पास ही रहेगी, ओरिजिनल प्रोमोटर्स के पास ही रहेगी, ठीक है। ओनली
तो अभी देखो क्या, इट इज एप्लीकेबल फॉर डिफॉल्ट्स बाय एमएसएमई ऑफ लेस देन 1 करोड़ रुपीज, सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। द मैनेजमेंट विल रिमेन विद द प्रोमोटर्स, ये मैं बता ही चुका हूँ। ओनली डेटर्स कैन इनिशिएट प्री पैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, हाँ ये भी सही बात है इस पर्टिकुलर केस में। जो डेटर्स हैं मतलब द ओनर ऑफ द डिफॉल्टेड कंपनी, ये एक रेजोल्यूशन प्लान बनाएंगे। ओके आगे बात समझ, चलें आगे। तो इसमें स्टेटमेंट इसमें क्या हो गया, डी ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ओके इनिशिएट कौन करेगा, ओनली द डेटर्स कैन इनिशिएट प्री पैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ जो डेटर्स हैं वही इस पूरे के पूरी चीज़ को इनिशिएट कर सकते हैं। जो ओनर है वो प्लान बनाएंगे और जो कुछ का अप्रूवल लेंगे एंड देन दे विल स्टार्ट द प्रोसेस। लिक्विडिटी कवरेज रेशो, ये मैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी करा चुका हूँ, कुछ नया है नहीं इसमें। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स टू नेट कैश आउटफ्लो अमाउंट ओवर अ 30-day पीरियड। देखो क्या होता है, लिक्विडिटी कवरेज, आपके पास कितना पैसा है जिसका आप लिक्विडिटी, मतलब जितना आप इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है ना एक आईसीआर, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास कितना पैसा है कितने दिन का इंटरेस्ट कवर करने के लिए, वैसे ही है ये। तो इसमें एलसीआर कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स है आपके, ठीक है, यू डिवाइड इट बाय टोटल नेट कैश आउटफ्लो ओवर अ 30-day पीरियड। ठीक है, तो सपोज करो आपके पास 50 करोड़ का क्या है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है और आपका टोटल आउटफ्लो हो रहा है 30 दिन के पीरियड में 100 करोड़ का। ठीक है, जो टोटल नेट कैश आउटफ्लो है, आना जाना, नेट ग्रोस नहीं, नेट। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास कितना, 50% का लिक्विडिटी कवरेज रेशो है, 1:2 का लिक्विडिटी कवरेज रेशो है। तो इसका मतलब क्या है कि अगले 30 दिन में आपको जितना कैश आउटफ्लो करना है या जितना आपका नेट कैश आउटफ्लो हो सकता है उसका 50% आप कवर कर रहे हो। ठीक है, आगे बात समझ में, यही है इसमें। तो जितना हाई होगा उतना क्या है, उतना ये हमें पता है कि एकदम से कैश क्रंच, एकदम से लिक्विडिटी क्रंच नहीं होगा उस पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर। सो दिस इज अ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट टू नेट कैश आउटफ्लो अमाउंट ओवर अ 30 days पीरियड। आगे बात समझ में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसीज, दे आर ट्रीटेड एज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स रेदर देन अ लीगल करेंसी। हाँ, तो अभी तो इंडिया में लीगलाइज नहीं हुई है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट है। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ दीज क्रिप्टो करेंसीज आर टैक्स, ये कर दिया टैक्स, आरबीआई ने इस पर 30% का इम्पोज कर दिया है, गवर्नमेंट ने, सॉरी आरबीआई कह रहा हूँ, 2022-23 वाले बजट में कर दिया था लास्ट ईयर। लिवाई लेवी ऑफ टैक्स ऑन क्रिप्टोज डज नॉट लीगलाइज क्रिप्टो ट्रेड, बिल्कुल सही है, यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेड लीगलाइज नहीं है, सिर्फ पैसा बनाने के लिए गवर्नमेंट ने उस पर 30% का टैक्स लगा दिया है। सो द आंसर हियर विल बी ऑल ऑफ द अबव। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। काफ़ी सब ये चीज़ें न्यूज़ में चल रही है, थोड़ा सा पढ़ के रखना ये सब चीज़ें क्या है। इट विल बी अ फाइट करेंसी एंड लीगल टेंडर एंड विल नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल सही है, एक लीगल टेंडर है, सेंट्रल बैंक इशू करेगा डिजिटल फॉर्म में, जैसे आपकी नॉर्मल फाइट करेंसी है वैसे ही है ये। कैश, जैसे कैश आप देते हैं वैसे आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम है ये, बस एक ही दिक्कत क्या है, ये डिजिटल है, मतलब एक ही डिफरेंस क्या है, डिजिटल है। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल अपने कैश पे करते हैं ना, वैसे आप अब नॉर्मली डिजिटली पे कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल बैंक की क्या है, डिजिटल करेंसी है, नाम क्या है इसका, ई-रूपी। तो ठीक है, करेक्ट हो गया। इट विल एग्जिस्ट ओनली इन डिजिटल फॉर्म, बिल्कुल। CBDC हेल्ड बाय पीपल विल बी रिफ्लेक्टेड एज लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट रेदर देन बैंक, बिल्कुल सही बात है। अभी भी किसके उस पर आता है ये, अभी भी मान लो आप अपने आपके हाथ में कैश है तो वो किसकी लाइबिलिटी है, पूरा का पूरा जो कैश है वो आरबीआई की लाइबिलिटी है, सेम चीज़ यहाँ पे होगी। ठीक है, लेकिन जैसे देखो इसमें क्या अंतर आ रहा है, जब आपके मान लो आपके अकाउंट में जब पैसा होता है, ठीक है, उससे आप डिजिटल पेमेंट करते हो, तो वो आरबीआई की लाइबिलिटी नहीं है, वो बैंक की लाइबिलिटी होती है। आपके बैंक अकाउंट में जब पैसा है, ऐसे मान लो आपके पेटीएम वॉलेट में पैसा है तो वो पेटीएम की लाइबिलिटी है, लेकिन CBDC में जब पैसा होगा आपके पास तो वो आरबीआई की लाइबिलिटी होगी। इट कुड लीड टू इंस्टेंटेनियस पेमेंट विदाउट एनी प्रोसेसिंग डिलेस, बिल्कुल सही है, जैसे आप कैश जितना सिंपल कर देंगे इसको डिजिटल पेमेंट को ये लोग, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग CBDC या ई-रूपी। It is a bearer instrument. It would offer features of physical cash like trust, safety, settlement facility. RBI 1934 has been amended to include e-rupee as legal tender. बिल्कुल सही है। ठीक है, तो bearer इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि जिसके पास ई-रूपी होगा वो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका ओनर है, जैसे आज नोट के केस में होता है। ठीक है, बाकी इसमें ट्रस्ट, सेफ्टी, सेटलमेंट फैसिलिटी सब कुछ होगा।
ठीक है, जैसे आज आपको उस पर कोई कैश नहीं, जैसे आपके हाथ में कोई कैश है तो उस पर आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा ना, ऐसे आपको ई रुपये पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। ठीक है, और आरबीआई एक्ट को अमेंड कर दिया गया इस पर्टिकुलर चीज़ को लाने के लिए। ठीक है, लास्ट ईयर ही कर दिया था ये। तो इससे हमारा आंसर आ गया ऑल ऑफ दी अबव। ओके ठीक है, तो इसके साथ आपका ये वाला लेक्चर हम बंद करते हैं। वी आर डन अप टू वेयर, वी आर डन अप टू 275, यानी कि आपका आधा, ये पूरा का पूरा आधा कंप्लीट हो गया। आई गेस 1 घंटे का लेक्चर हुआ भी नहीं होगा ये, इन माई ओपिनियन। तो यानी कि अभी लगभग 7-7.5 घंटे से कम में आप अभी ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो इसको कंप्लीट कर लो इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन दिस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। और जैसे ये वाला चैप्टर पूरा होगा, ठीक है, वैसे आप देखोगे कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके नए हो जाएंगे। जैसे ये देखो, ये एंड ये, फिर यहाँ पे इस सब में आपका थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, फैक्चुअल क्वेश्चंस आने लगेंगे। ठीक है, तो उसको कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने की। एंड टिल देन जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। एंड फॉर नाउ दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ। इफ़ यू हैव लाइक द लेक्चर, प्लीज़ हिट द लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन। जो भी बटन होता है मेरे को पता भी नहीं है, एक बार उसको कर दो हिट इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम आ रहा है, आप किसी की मदद करोगे उसका भी फ़ायदा आपको भी पुण्य मिलेगा। थैंक यू सो मच। सत्यम जैन साइनिंग ऑफ फॉर द टाइम बीइंग। जय हिंद, वंदे मातरम।